यमन में एक बार फिर हूती विद्रोहियों और संयुक्त राष्ट्र के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान समर्थित हूतियों ने 3 संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप लगाया गया है कि कर्मचारी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। यूएन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक है और इससे मानवीय राहत कार्यों पर गंभीर असर पड़ेगा। यमन की राजधानी सना से खबर आई है कि हूती विद्रोहियों ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के 3 कर्मचारियों को उनके घरों से हिरासत में ले लिया। इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। हूती सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि उनके पास इजराइल से जुड़े सहयोगियों की एक सूची है, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं। हूती प्रवक्ता ने एक बयान देते हुए कहा कि हमें सबूत मिले हैं कि कुछ विदेशी एजेंसियां यमन में जासूसी नेटवर्क चला रही हैं, जो इजराइल और उसके सहयोगियों के लिए काम कर रही हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। यूएन प्रवक्ता के मुताबिक हमारे कर्मचारी पूरी तरह मानवीय कार्यों के लिए काम करते हैं। किसी भी प्रकार की जासूसी का आरोप निराधार और अस्वीकार्य है। ये पहली बार नहीं है जब हूती विद्रोहियों ने यूएन स्टाफ को निशाना बनाया हो। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 से अब तक कम से कम 55 यूएन कर्मियों को हूती प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। इनमें से कई महीनों तक बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में रहे। सिर्फ पिछले हफ्ते ही सना में यूएन के एक परिसर पर छापा मारकर 7 अन्य कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया था। अब नई गिरफ्तारी के साथ कुल संख्या बढ़कर 10 से ज्यादा हो गई है। यमन में हूती विद्रोहियों का कंट्रोल उत्तर और पश्चिमी इलाकों पर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार दक्षिण में काम करती है। इस वजह से राहत एजेंसियों को अपने संचालन के लिए हूती प्रशासन से अनुमति तक लेनी पड़ती है। यमन पहले से ही दुनिया के सबसे भीषण मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है। लगभग 2 करोड़ लोग भूख और कुपोषण से जूझ रहे हैं और राहत सामग्री पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम यूएन की एजेंसियां ही हैं। यूएन अधिकारियों का कहना है कि बार बार की गिरफ्तारियां और दमनकारी रवैये से उनके कामों पर गंभीर असर पड़ता है। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जब हमारे कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो हम जरूरतमंदों तक कैसे मदद पहुंचाएं। वही विश्लेषकों का मानना है कि इन गिरफ्तारियों का सीधा संबंध गाजा संघर्ष से है। हूती विद्रोही खुद को फिलिस्तीनी प्रतिरोध के समर्थक के रूप में पेश करते हैं और हाल के महीनों में उन्होंने इजराइल समर्थक ताकतों के खिलाफ खुला रुख अपनाया है। रेड सी और अरब सागर में हूतियों द्वारा जहाजों पर किए गए हमले भी इसी नीति का हिस्सा बताए जाते हैं। इस पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र या पश्चिमी देशों से जुड़ी किसी भी एजेंसी को इजराइल समर्थक ठहराना हूती प्रचार का हिस्सा माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने हूतियों के कब्जे से तत्काल 3 कर्मचारियों की रिहाई की मांग की है और कहा है कि अगर ऐसी कार्रवाइयां जारी रही तो अंतर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम ठप पड़ सकता है। यमन में शांति प्रयास पहले ही ठहराव में है और अब ये विवाद मानवीय संकट को और गहरा सकता है। यहाँ एक और हूती समूह अपने रुख को सुरक्षा का मामला बता रहा है। वही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे राजनीतिक दमन और मानवीय कानून का उल्लंघन कह रहा है। यमन में यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि जब युद्ध, राजनीति और राहत कार्य आपस में उलझ जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को होता है जो पहले से ही संघर्ष की मार झेल रहे हैं। गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण को लेकर खाड़ी के 3 बड़े देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर इस वक्त आमने सामने खड़े हैं। इसराइली हमलों में तबाह हो चुके गाजा के भविष्य के लिए जहां दुनिया मानवीय मदद की बात कर रही है, वहीं ये देश इसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को नया आकार देने के अवसर के रूप में भी देखने लगे हैं। सऊदी अरब और यूएई ने साफ कर दिया है कि गजा में पुनर्निर्माण तभी शुरू होगा जब हमास अपने सभी हथियारों का सरेंडर कर दे और उसकी जगह कोई वैध प्रशासन आए। उनकी दलील है कि जिस जगह पर कभी भी नया संघर्ष फूट सकता है, वहां अरबों डॉलर झोंकना समझदारी नहीं है। इसके अलावा इन दोनों देशों में आम जनता के बीच भी हमास को लेकर कथित तौर पर नाराजगी बढ़ गई है। उसे चरमपंथी और अस्थिरता फैलाने वाली ताकत माना जाने लगा है। इसलिए रियाद और अबू धाबी बेहद सतर्क होकर आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब ने तो यहां तक कह दिया कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को अधिकार ट्रांसफर किए बिना
वे $1 भी नहीं खर्च करने वाले और यूएई भी तभी निवेश और सुरक्षा बल में शामिल होगा जब फिलिस्तीनी प्रशासन में व्यापक तौर पर सुधार किए जाएं। इसके उलट कतर का रुख बिल्कुल अलग है। कतर के हमास से पुराने और गहरे संबंध रहे हैं। हमास नेताओं का ठिकाना भी दोहा है और गजा को लेकर युद्ध विराम बैठकों की मेजबानी भी कतर करता रहा है। कतर का कहना है कि अगर गजा की बुनियादी संरचना को तुरंत नहीं सुधारा गया तो मानवीय संकट और अस्थिरता और गहरी होगी। कतर खुद को मध्यस्थ और गजा के लोगों का सबसे भरोसेमंद सहारा मानता है। यही वजह है कि अमेरिका भी कतर को एक जरूरी पुल की तरह देखता है। डोनाल्ड ट्रंप भी मानते हैं कि मानवीय सहायता और सीज फायर प्रयासों में कतर की भूमिका बेहद अहम रही है। इसराइल भी अपने मतभेदों के बावजूद दोहा की भागीदारी को पूरी तरह नकार नहीं पा रहा, लेकिन उसका लक्ष्य यह है कि गजा पुनर्निर्माण की मुख्य जिम्मेदारी सऊदी अरब और यूएई के हाथों में जाए, न कि हमास की छाया वाले किसी ढांचे में। इन सब के बीच सवाल यह भी है कि क्या गजा के लोगों को राहत मिल पाएगी या खाड़ी देशों की यह खींचतान और ज्यादा समय खा जाएगी। शर्म अल शेख सम्मेलन में सऊदी और यूएई का शामिल न होना यह संकेत देता है कि मतभेद काफी गहरे हो चुके हैं। गजा के 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर, भूख और भय के बीच जिंदगी काटने को मजबूर हैं। अस्पताल, स्कूल, पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें खंडहरों में तब्दील हैं। एक और हमास के हथियारों का मुद्दा है, दूसरी ओर वहां की जनता की सांसें अटकी हैं। अगर जल्द कोई बीच का रास्ता नहीं निकला तो यह विवाद गाजा की तबाही को और लंबा कर देगा। अब दुनिया देख रही है, क्या खाड़ी देशों के राजनीतिक हित गजा के मासूम लोगों के जीवन से ऊपर रहेंगे या कोई फैसला ऐसा होगा जिसमें इंसानियत की जीत हो पाएगी।